हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम करेंगे इंश्योरेंस का स्टैटिक पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज टाइप्स ऑफ रेशो। जो वेरियस रेशोज यूज्ड होती हैं इंश्योरेंस फील्ड में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशो की। तो देखो, जब भी आपको रेशो वर्ड दिखे, चाहे क्वांट में या रियल लाइफ में, रेशो का सिंपल सा ही मतलब होता है, क्या होता है, ए अपॉन बी। तो यहाँ पे ए क्या है, आपका नंबर ऑफ क्लेम सक्सेसफुली रिजॉल्व, ठीक है, और बी क्या है, आपका नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव्ड इन अ गिवन ईयर। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। समझ लो मेरी है कार इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को कार इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच रखी है। अब जिन लोगों ने मेरी कार इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उनमें से 10 लोगों की कार का हो गया एक्सीडेंट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट हो गया तो वो मेरे को क्या भेजेंगे, एक रिक्वेस्ट भेजेंगे क्लेम के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 10 रिक्वेस्ट आई मेरे पास, उनमें से मैंने 8 रिक्वेस्ट को रिजॉल्व कर दिया और 2 को मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या बनेगा, मेरा क्लेम सेटलमेंट रेशो बनेगा 8/10। तो मतलब क्या है, देखो डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो कि क्लेम के लिए आई होती है कंपनी के पास, वो आता है आपका डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, जो रिक्वेस्ट आपके पास आई है क्लेम के लिए, उनमें से आपने कितनी पास की हैं, कितने लोगों को क्लेम प्रोवाइड किया है, वो आएगा आपका न्यूमरेटर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेशो क्या आई मेरी, 0.8। और आप जानते हो अगर रेशो को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो क्या करते हैं, इंटू 100। तो यहाँ पे मेरी कितनी परसेंटेज आएगी, 80%। तो अगर आपको कभी भी देखना है, ठीक है, आप जैसे किसी भी वेबसाइट पे गए, कोई भी अगर आप पॉलिसी खरीदने का सोच रहे हो, आपको देखना है कि कंपनी अच्छी है कि बुरी, तो आप क्लेम सेटलमेंट रेशो भी देख सकते हो उस कंपनी का। अगर उस जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो जितना ज्यादा होगा, 100 के जितना पास होगा, वो कंपनी उतनी अच्छी होती है, ठीक है। पर लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं प्रीमियम, कि किसका प्रीमियम सबसे कम बैठ रहा है, मेरे को खर्चा सबसे कम किस में बैठ रहा है, वो ये चीज नहीं देखते क्लेम सेटलमेंट रेशो। और देखो पता क्या होता है, जिस कंपनी का प्रीमियम जितना कम होता है ना, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो भी उतना कम होता है। तो कभी भी आप प्रीमियम देख के पॉलिसी ना लीजिए, ठीक है। पॉलिसी लेनी हो तो क्लेम सेटलमेंट रेशो देखकर पॉलिसी लेना, ठीक है। ये जनरल बात भी होगी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात है ही, पर अगर आप सिंपल अगर जैसे अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हो या हेल्थ इंश्योरेंस कुछ भी करवाना चाह रहे हो, तो आप क्लेम सेटलमेंट रेशो भी देख लेना, ठीक है, सिर्फ प्रीमियम मत देखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी इनकर्ड क्लेम रेशो। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें बात, ऊपर तो बात हुई हमारे नंबर्स की, ठीक है, कि कितने केसेस आए और उसमें से मैंने कितने पास किए। यहां बात होती है वैल्यू की, ठीक है, यहां पे बात होती है वैल्यूज की। वैल्यू मतलब अमाउंट की, कि कितने पैसों की बात होती है, यहां पे अमाउंट की बात होती है। अब देखो, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसकी मेन आमदनी क्या होती है, जो वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है और उससे हर मंथ या ईयरली जो प्रीमियम उसको आता है, वही उसकी आमदनी होती है, ठीक है। तो इनकर्ड क्लेम रेशो में क्या होता है, कि समझो मैंने 100 पॉलिसीज बेची हैं, ठीक है। मेरी समझ लो टर्म प्लान वाली कंपनी है, ठीक है, टर्म प्लान जिसमें डेथ पे अगर 60 साल से अंदर डेथ हो जाए तो आपको पैसा मिल जाएगा। वो भी अलग अलग क्राइटेरिया, देखो कुछ टर्म प्लान 60 के होते हैं, कुछ 70 के होते हैं, कुछ 75 के होते हैं, ठीक है। तो मैंने समझ लो 100 पॉलिसीज बेची हैं टर्म प्लान की, ठीक है। उनमें से 10 लोगों की डेथ जल्दी होगी, ठीक है। तो अब मेरे को इनको क्या करना पड़ेगा, इनको जो क्लेम अमाउंट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन अकड़ क्लेम रेशो क्या होती है आपकी, जो आप क्लेम का अमाउंट पे करते हो, ठीक है, क्लेम अमाउंट पे करते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रीमियम जितना आपको आ रहा है। मैंने टोटल 100 पॉलिसीज बेची थी ना, इन 100 में से मेरे को जितना पैसा हर मंथ या ईयरली जो प्रीमियम आ रहा है, वो डिवाइड में जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, जैसे 10 लोगों की डेथ हुई तो इनको मैंने कितना पैसा दिया, वो आएगा ऊपर, ठीक है। तो जो आप क्लेम देते हो वो आता है ऊपर, और जो आप टोटल प्रीमियम अर्न कर रहे हो वो आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये बनता है हमारा इनकर्ड क्लेम रेशो, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो इंटू 100। तो देखो, अगर एक कंपनी को प्रॉफिट कमाना है ना, तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो उसका इनकर्ड क्लेम रेशो हो ना, वो 100% से हमेशा नीचे हो, ठीक है। अगर 100% होगा तो मतलब क्या हुआ, जितना वो प्रीमियम कमा रही है उतना ही क्लेम दे रही है, ठीक है, तभी 100% होगा। और अगर 100% से ज्यादा होगा तो मतलब क्लेम ज्यादा दे रही है और प्रीमियम कम मिल रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। तो अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो जाहिर सी बात है, उसका जो इनकर्ड क्लेम रेशो होना चाहिए वो 100 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा इनकर्ड क्लेम रेशो। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम यहाँ पे कंबाइंड रेशो की। तो देखो कंबाइंड रेशो कुछ नहीं होता, ये होता है आपका आईसीआर प्लस एक्सपेंसेस। अब देखो आईसीआर अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है हमारा इनकर्ड क्लेम रेशो। इसमें क्या था हमारा, टोटल क्लेम जो आपने सेटल किए कितने अमाउंट के, ठीक है, अपॉन टोटल प्रीमियम रिसीव्ड, ये था हमारा आईसीआर। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको कंबाइंड रेशो निकालना है तो यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाएगी, एक्सपेंस।
अब एक्सपेंस किस चीज का होता है? देखो ऑपरेशनल कॉस्ट का भी एक्सपेंस होता है जो आप कंपनी चला रहे हो इतनी बड़ी। फिर फॉर एग्जांपल समझ लो जैसा कि कोई कार एक्सीडेंट का क्लेम आया आपके पास, तो आप एक एजेंट भेजोगे वेरीफाई करने के लिए कि भाई वो जेन्युइन बात कर भी रहा है कि नहीं, कि कहीं खुद से ही तो नहीं एक्सीडेंट किया हुआ, जबरदस्ती गाड़ी तोड़ी हुई। तो वो सबके लिए खर्चा आता है, ठीक है, क्योंकि आपको एजेंट को भी पैसे देने पड़ेंगे उसको। तो वो सब मिला के जो रेशो बनती है उसको बोलते हैं कंबाइंड रेशो। मतलब जो क्लेम आप सेटल कर रहे हो वो तो काउंट होएगा ही, पर इसमें एक चीज और काउंट होगी, जो आपकी कंपनी का एक्सपेंस है वो भी काउंट होएगा अपॉन टोटल प्रीमियम। तो ये बनता है आपका कंबाइंड रेशो, और इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 100% से कम होनी चाहिए, तभी आपकी कंपनी जो होगी वो प्रॉफिटेबल होगी। अगर 100 से ज्यादा होगी तो आपकी कंपनी क्या होगी? लॉस मेकिंग कंपनी होगी। फिर वो कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करती है? जो उनके पास टोटल रिक्वेस्ट आती है ना क्लेम्स की, उनको जबरदस्ती रिजेक्ट करने लग पड़ती है, कोई ना कोई क्लॉज डाल देगी ताकि उनको जो क्लेम सेटल अमाउंट है ना, ये चीज उनकी कम हो जाए। अगर ये चीज कम हो जाएगी, अगर किसी चीज का न्यूमरेटर कम होगा, तो जाहिर सी बात है वो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, रेशियो जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और ये वैल्यू 100 से नीचे आ जाएगी। ये बात समझो आप, मैथ्स के इतने तो स्टूडेंट हो ही आप। देखो अगर ए अपॉन बी की वैल्यू समझ लो है 100, और मेरे को ये वैल्यू जो है 100 से कम करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? या तो डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, या तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी, तभी ये 100 से नीचे होएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेगी? वो क्लेम अमाउंट जो है, ठीक है, जो उसका पैसा जा रहा है क्लेम सेटलमेंट में, उसको कम कर देगी। और वो कम कैसे करेगी? जो इसके पास रिक्वेस्ट आ रही है क्लेम्स की, उनको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इसलिए कंपनी क्या चाहती है? जो उनका कंबाइंड रेशो है वो 100% से लेस हो, ताकि तभी वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होंगी। अब देखो एक न्यूमेरिकल समझते हैं। समझ लो एक कंपनी है हमारी ABC कंपनी, ठीक है। ये टोटल पैसा इसको प्रीमियम से आता है 1000 रुपए, ये आता है इसको प्रीमियम से, ठीक है। इसने टोटल क्लेम सेटल किए हैं लगभग समझ लो ₹600 के, और इसको टोटल एक्सपेंस आया है लगभग ₹60 का, ठीक है। अब आपको निकालनी है दो चीजें, एक निकालना है आपको ICR, इनकड़ क्लेम रेशो, और दूसरा कंबाइंड रेशो। तो इनकड़ क्लेम रेशो क्या होगा? कितने का क्लेम किया? टोटल 600 रुपए का। टोटल पैसा कितना आया प्रीमियम से? 1000 रुपए। तो ये हो गया आपका ICR। वहीं अगर आपको कंबाइंड रेशो निकालनी है तो टोटल क्लेम कितना का किया है? 600, प्लस एक्सपेंस भी काउंट होगा, कितना? 60 रुपए, अपॉन टोटल प्रीमियम कितना आया? 1000 रुपए। तो ये कितना हो गया? 660 अपॉन 1000। तो ये होता है आपका कंबाइंड रेशो, ये होता है आपका ICR, इनकड़ क्लेम रेशो। अब बात करते हैं कमीशन एक्सपेंस रेशो की। तो ये क्या होता है? ये भी A/B की फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें B क्या होता है आपका? वही टोटल प्रीमियम, और ए क्या होता है? जो आप कमीशन देते हो। अब कमीशन किसको देते हो आप? या आप एजेंट को दोगे या ब्रोकर्स को दोगे, ठीक है, इनको आप कमीशन देते हो। जो आपकी पॉलिसीज बेचते हैं उस पर आप कमीशन देते हो, ठीक है। अब देखो जो एजेंट ब्रोकर हैं ये पर्सन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मेल फीमेल भी हो सकती हैं, और ये साइट्स भी होती हैं, जैसे कि आपकी पॉलिसी देखो हो गया, पॉलिसी बाजार होगी, ये वेबसाइट्स जो होती हैं ये भी एक तरीके का आपका ब्रोकर का काम कर रही होती है, ठीक है। तो ये आपको देखो बिजनेस प्रोवाइड कर रही हैं, आपकी पॉलिसीज बेच रही हैं। जो ये पर्सन्स हैं ये भी आपकी पॉलिसीज बेच रहे हैं, और ये साइट्स हैं ये भी आपकी पॉलिसीज बेच रही हैं। तो बदले में ये आपसे क्या चार्ज करती हैं? कमीशन चार्ज करती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक लॉजिक ये है कि जो रेशियो है ना ये कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अगर आप कमीशन पे पैसा दोगे, समझ लो देखो इन साइट से ना, मेरी इन साइट या पर्सन ने मेरी बहुत सारी पॉलिसीज बेच दी, ठीक है, काफी ज्यादा पॉलिसीज बेच दी। तो इनको भी पता चल रहा है कि मैं कंपनी को बहुत ज्यादा बिजनेस दे रहा हूँ, तो ये क्या मेरे पे डिमांड रखेंगे? ये मेरे पे डिमांड रखेंगे कि देखो पहले तो हम 1% कमीशन लेते थे, पर हम आपकी अब इतनी ज्यादा पॉलिसीज बेच रहे हैं तो हमें चाहिए 5% कमीशन, ठीक है। तो देखो कंपनी का सीधा सीधा खर्चा बढ़ गया, ठीक है। अब ये खर्चा कहाँ से पूरा करेगी? ये खर्चा पूरा करती है प्रीमियम से। कैसे? कि समझ लो जो हेल्थ इंश्योरेंस जिसका मंथली चार्ज पहले 100 रुपए आ रहा था पर्सन को, अब वो नई जब हेल्थ इंश्योरेंस बेचेगी ये, तो नए वाले कस्टमर को कितना चार्ज कर देगी? 110 रुपए, क्योंकि ये इसको अब पहले 1% कमीशन देना पड़ रहा था, 5%, तो ये 4% कहीं ना कहीं से तो निकालना है ना इसने, तो ये प्रीमियम की वैल्यू बढ़ा देती है। इसलिए क्या होना चाहिए? कमीशन एक्सपेंस रेशो हमेशा कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा आपको प्रीमियम मिलेगा, ठीक है, उतने कम पैसों में आपको प्रीमियम मिलेगा। तो ये होता है कमीशन एक्सपेंस रेशो। आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रेशो की बात करते हैं, और बात करते हैं हम यहाँ पे परसिस्टेंस रेशो की। तो इसको समझेंगे हम एक एग्जांपल के साथ। सपोज मेरी कोई कंपनी है XYZ, और मेरी कंपनी डील करती है बाइक इंश्योरेंस में, ठीक है, और मैंने लगभग 100 पॉलिसीज बेची हैं 100 लोगों को बाइक इंश्योरेंस की। अब क्या होगा? नेक्स्ट ईयर इन लोगों को वापस आना पड़ेगा, ठीक है, प्रीमियम भरना पड़ेगा और पॉलिसी को रिन्यू करवाना पड़ेगा। पर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? सिर्फ 70 लोगों ने ही पॉलिसी को रिन्यू करवाया और 30 ने नहीं करवाया।
अब काफी रीजन हो सकते हैं, शायद उनके पास पैसे ना हो, ठीक है, या उन्होंने बाइक बेच दी, या उनको मेरी कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, उनको बेटर ऑप्शन कहीं और मिल रहा है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे बात क्या है, सिर्फ 70 लोगों ने पॉलिसी को रिन्यू करवाया, और 100 में से सिर्फ 70 ने पॉलिसी को रिन्यू करवाया और 30 ने नहीं करवाया। तो यहाँ पे अगर मुझको परसिस्टेंस रेशियो निकालनी होगी तो वो क्या होगा मेरा 70/100। तो देखो परसिस्टेंस रेशियो होता क्या है, डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आती है, टोटल एक्टिव पॉलिसी यूजर्स, ठीक है, पॉलिसी होल्डर बोल लो या पॉलिसी यूजर बोल लो। और न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर में वो वैल्यू आएगी जो पॉलिसी होल्डर्स प्रीमियम पे कर रहे हैं रेगुलर, जो प्रीमियम रेगुलर पे कर रहे हैं, ठीक है, जो पॉलिसी को लैप्स नहीं होने दे रहे, वो आएगी आपकी न्यूमरेटर में। और देखो ये जो परसिस्टेंस रेशियो है ना, ये भी 100 के जितने पास होगी कंपनी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। क्यों, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा 100 के पास होगी उसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस पॉलिसी को लैप्स नहीं होने दे रहे और रेगुलर प्रीमियम भर रहे हैं। और लोग ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उसको कंपनी में भरोसा है, ठीक है, उसको उस कंपनी की कस्टमर सर्विस अच्छी लग रही है, उसको उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तभी वो लोग उस कंपनी की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको बार बार प्रीमियम भर के उसको चालू रखेंगे, ठीक है, उसको लैप्स नहीं होने देंगे। इससे क्या होता है, मार्केट में कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, ये चीज होती है परसिस्टेंस रेशो। अब बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशो की, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखो सॉल्वेंसी रेशो क्या शो करता है, आपका एक कंपनी की क्षमता, ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी कि फ्यूचर में अगर इस पे कोई बर्डन आए पैसे, देखो एक इंश्योरेंस कंपनी पे किस चीज का बर्डन होता है हमेशा, क्लेम सेटल करने का, कि जो उसकी क्लेम सेटलमेंट है वो ठीक हो और जो क्लेम अमाउंट है वो उसको सेटल कर पाए। पर सोचो फ्यूचर में, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना आया था, ठीक है, तो काफी लोगों की एक साथ डेथ हो गई, तो कंपनीज पे काफी बर्डन आ गया उन सभी को क्लेम सेटल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड था। तो कंपनी उस वैसी कंडीशन में फेल ना कर जाए, तो इसलिए कंपनी को क्या मेंटेन करना होता है, सॉल्वेंसी रेशो। जिस कंपनी की सॉल्वेंसी रेशो जितनी ज्यादा होगी वो कंपनी उतना ज्यादा क्लेम सेटल कर पाएगी, अगर उस पर एकदम से कोई क्लेम आ जाए उतना ज्यादा वो क्लेम सेटल करने में सक्षम होगी, ठीक है। ये होता है सॉल्वेंसी रेशो। अब इसको निकालते कैसे हैं, ये होता है आपका रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन अपॉन अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन। और ये कितना होना चाहिए मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए 150%। मतलब जो आपको रिक्वायर्ड है, समझ लो रिक्वायर्ड की वैल्यू है x, रिक्वायर्ड की वैल्यू है x कि इतना कंपनी को मेंटेन करना चाहिए, तो आपके पास अवेलेबल कितना होना चाहिए 1.5x, ताकि x से x कट जाए तो 1.5 आ जाए, और 1.5 रेशो को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 150%। तो मतलब जो अवेलेबल मार्जिन है, ठीक है, सॉल्वेंसी का, वो रिक्वायर्ड से 1.5 गुना होना ही चाहिए एटलीस्ट। इससे ज्यादा होगा तो कंपनी और अच्छी होगी। ये पता है सिंपली कैसा है, जैसे हमने बैंकिंग अवेयरनेस में, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लेक्चर देख सकते हैं वहां पे, बैंकिंग अवेयरनेस में हमने जैसे CAR पढ़ा था ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये कुछ कुछ वैसा ही है सॉल्वेंसी रेशो, ठीक है। जितनी ज्यादा कंपनी की सॉल्वेंसी रेशो होगी उतना ज्यादा वो केपेबल होगी क्लेम सेटल करने के लिए, जो एकदम से उसके ऊपर आ जाए। जैसे समझ लो कोई ट्रेन जा रही थी, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें समझ लो 1000 लोग थे, जिनमें से 500 की डेथ हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली उन 500 ने आपकी कंपनी से ही इंश्योरेंस ले रखी होगी, तो एकदम से आप पे बर्डन आ गया ना उन 500 लोगों को क्लेम सेटल करने के लिए, तो आप उस क्राइटेरिया में फेल ना कर जाएं, आपके पास इतना पैसा हो कि आप उन 500 लोगों को दे पाओ। उसके लिए क्या मेंटेन करना पड़ता है, सॉल्वेंसी रेशो, और ये कितनी होनी चाहिए 150% एटलीस्ट होनी ही चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा होगा तो और बेटर है आपकी कंपनी की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ रेशोज जो आज हमने डिस्कस की। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।